हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर डेस्टिनेशन। मेरा नाम है ए डी सिंह और आज हमारा बेसिकली थर्ड क्लास है, क्लास 3 है कि इंटरव्यू में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एज अ फ्रेशर वो क्या होता है। आज हमारा उसकी क्लास 3 है। इसका 2 सेशंस में ऑलरेडी ले चुका हूँ। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है और डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ रही है बच्चों की। उसी के चलते हुए मैं आज इसकी क्लास थर्ड भी कंडक्ट करवाने जा रहा हूँ। बट आज मैंने जो चीज़ नोटिस करी है वो आज हम एकदम बेसिक्स को कवर करेंगे, एकदम बेसिक्स को छू के चलेंगे, क्योंकि मुझे पता चला है आप सबके जो बेसिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कमज़ोर से मेरा मतलब है कि बहुत सारों को तो पता ही नहीं है कि आखिर हमारे सिविल के बेसिक्स क्या होते हैं। और जब तक बेसिक्स नहीं पता है तब तक एडवांस की बात करना ही बेकार है। इसीलिए आज हम सिविल की बेसिक्स को पकड़ के चलेंगे। जो जो इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आप चाहे डिप्लोमा हो, बीटेक हो, एमटेक हो, फर्क नहीं पड़ता। आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट हो, ग्रेजुएट हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सिविल इंजीनियर हो, आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मेरा नाम है ए डी सिंह, आई एम एक्सपीएसयू ऑफिसर, जैसे कि आप सबको पता है। बाकी मेरे बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो अबाउट सेक्शन पढ़ लो। खुद की तारीफें करने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। डायरेक्ट चलते हैं अपने सेशन की तरफ। लाइक सब्सक्राइब कर दो, अगर करना है तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। हेल्प मेरी हो जाएगी और आप लोगों की भी खैर हेल्प हो ही जानी है। तो बात कर लेते हैं हम, देखो बेसिक्स के बारे में। जब भी हमारी सिविल के बेसिक्स की बात होती है तो चाहे कितना ही खराब बच्चा क्यों ना हो, कितनी भी बैके आती हो या कितना भी काम बुरा हो, उसने एक शब्द अपनी जिंदगी में जरूर सुना होगा, जो है आरसीसी। आरसीसी आरसीसी का मतलब क्या होता है? अगर मैं एक टेक्निकल भाषा में बोलूं तो आरसीसी होती है हमारी री इन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। हम सब ने इस शब्द का अपने बीटेक में या अपनी कॉलेज लाइफ में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज सुना है। बट एक चीज बताइए, ये जो रीइंफोर्स्ड शब्द है, आखिर इसका अपने में क्या मतलब है? और अगर मैं इस टर्म में से रीइंफोर्स्ड शब्द को कुछ समय के लिए मिटा देता हूं, हटा देता हूं, तो फिर हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है सिर्फ और सिर्फ सीमेंट कंक्रीट, यानी कि जिसे हम सीसी कहते हैं। अब इस सीसी और आरसीसी में अंतर क्या है? और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें इस सीसी के सामने आर शब्द जोड़ के इसे आरसीसी बनाना पड़ गया? और अगर ये आरसीसी सिर्फ इंडिविजुअल रहता, ये अगर सीसी सिर्फ इंडिविजुअल रहता, तो इस इंडिविजुअल सीसी को हम लोग पीसीसी कहते हैं, यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इस टर्म का अपने में क्या मतलब है, हर चीज की डिटेल आज हम बात करने वाले। आज हमारा सेशन उसके बारे में रहेगा। इसके अलावा जो और चीजें, छोटी मोटी चीजें होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा हमारे आज के सेशन में। तो बात कर लेते हैं हम लोग आरसीसी के बारे में। आप सबको मैंने बताया रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। उससे पहले पता होना चाहिए कि सीसी क्या होता है, यानी कि यहां पे हमारा सीमेंट कंक्रीट क्या होती है। इसे आप सीमेंट कंक्रीट बोलो या फिर आप प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलो, दोनों का एक ही मतलब है। अब प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है? इसे हम पीसीसी कहते हैं। पीसीसी कहते हैं। अब इसका देखो इस्तेमाल कहां होता है। तो जब भी हमारा कभी कोई घर बनता है या कभी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम स्टार्टिंग में होना होता है, तो सबसे पहले हम उसकी डालते हैं फाउंडेशन। इतनी बात आप सब ने अपने बीटेक में अच्छे से पढ़ी है। बट इस फाउंडेशन को डालने का मतलब यह नहीं है कि एकदम से ही कंक्रीट को जाके हमने मिट्टी में रख दिया। ऐसा नहीं करते हैं। उससे पहले इस कंक्रीट के लिए, उस फाउंडेशन के लिए एक बेड बनाया जाता है। और वो जो बेड बनता है वो बनता है हमारा पीसीसी से। प्लेन सीमेंट कंक्रीट से वो हम लोग बेड बनाते हैं। अब पीसीसी से ही कैसे बनाते हैं? तो अगर हम थोड़ा सा यहां पे इसकी टेक्निकलिटी और थोड़ी सी अगर वर्किंग समझ लेते हैं, तो मान लो ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा जीएल है जहां पे आपको कंस्ट्रक्शन करना है। यहां पे आपने खड्डा खोद दिया, आपने एक पिट एक्सकवेट कर दिया। अब यहां पे आप लोग एक बेड बनाओगे। वो जो बेड बनता है वो हमारा पीसीसी का बनता है। अब ये जो बेड बनता है, यहां पे हम लोग जो रेशियो डालते हैं, यहां पे हम लोग जो अपनी मिक्स यूज करते हैं, एम करते हैं यूज, वो हम लोग करते हैं M5, M7.5 या M
10, इतना हमारा आईएस कोड हमें बोलता है कि आपको इतने का बेड बनाना है। अब मान लेते हैं M5 कितना होता है। अब यूजुअली इसमें भी मैक्सिमम केस में सिर्फ और सिर्फ M5 ही इस्तेमाल किया जाता है। M5 एक तरह का कच्चा मसाला होता है जो कि हमें डालना पड़ता है बेड बनाने के लिए। M5 का रेशियो जान लेते हैं, तो M5 का रेशियो होता है 1:5:10, यानी कि अगर एक बोरी सीमेंट है तो उसमें 5 बोरी हमारा सैंड होगा और उसमें 10 बोरी एग्रीगेट पड़ेगी। ये होता है हमारा M5 का रेशियो। वैसे ही M7.5 का जो रेशियो होता है, M7.5 का जो रेशियो हमारे पास चलता है वो चलता है 1:4:8। M10 का जो रेशियो चलता है 1:3:6। मैक्सिमम केसेस में 90% जगहों में M5 से काम चल जाता है। उस M5 का हम लोग एक मसाला बनाते हैं। उस M5 के मसाले को हम लोग उस फाउंडेशन के बेड पे बिछाते हैं, उसे जाम होने के लिए छोड़ते हैं और फिर उसके बाद हम यहां पे अपनी फाउंडेशन खड़ी करना स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके घरों में नींव जिसे आप लोग कहते हो। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है, ये काम होता है M5 का। अब हम बात कर लेते हैं सर आखिर M5 ही क्यों इस्तेमाल किया गया, M5 छोड़िए सिर्फ PCC ही क्यों गया, यहां पे हमने RCC क्यों नहीं डाली। क्योंकि बेटा देखो, पीसीसी की एक सबसे बड़ी खासियत होती है, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। ये कंप्रेशन में बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए इसको हम फाउंडेशन में डालते हैं। क्योंकि यहां पे जो भी लोड आएगा वो एक तरह से यहां पे वर्टिकल लोड आना है, ऊपर से लोड आना है, हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं आनी है। यानी कि इस जगह पे हमको यहां पे वर्टिकल लोडिंग ही चाहिए, तो यहां पे हमारी पीसीसी सफिशिएंट होती है। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि सर ये पीसीसी कितनी डाली जाती है, तो जो इसकी एवरेज थिकनेस होती है वो इसकी होती है 50 से लेके 75 mm। अब आप लोग कह सकते हो कि सर ये तो बहुत ही कम है, बट हाँ, इसी कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले यहां पे हम लोग बलास्ट यूज करते हैं। बेसिकली जो हमारा रोड़ा होता है, यानी कि जो आपके जो ईटा होता है, ईटी के जो लाल ईटा होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े सबसे पहले हम यहां उसका बेड बनाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों का बेड बनाते हैं। उस छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में सेट करते हैं, उनका कंपैक्शन करते हैं ताकि वो आराम से सेट हो जाएं, और उसके ऊपर हम एक पीसीसी की लेयर चढ़ाते हैं। और वो लेयर चढ़ाने के बाद से आप कहीं जाके कहीं अपनी फाउंडेशन खड़ी करना स्टार्ट करते हो। ये आपका घर बनाने का प्रोसेस होता है, और यहां पे जो हम लोग कंक्रीट यूज करते हैं ये कहते हैं पीसीसी, यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट, यानी कि सीमेंट कंक्रीट। अच्छा, ये बात तो हो गई पीसीसी की, पीसीसी समझ में आ गई। बट सर यहां पे जब पीसीसी की बात समझ में आई तो भला आरसीसी क्या है। आरसीसी इसी का एडवांस वर्जन है जिसे हम अपने आज की डेट में वाइडली यूज करते हैं। आरसीसी यानी कि री सीमेंट कंक्रीट। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो जो बेसिकली जो ये रीइंफोर्स्ड शब्द है इसका मतलब क्या होता है, तो इस शब्द का अपने में ही मतलब होता है एक तरह का मटेरियल एक्स्ट्रा ऐड कर देना, एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर देना। क्यों? टू इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। स्ट्रेंथ और सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए किसी भी मटेरियल को ऐड करना कहलाता है रीइंफोर्स्ड। और जब हम इसी पीसीसी में रीइंफोर्स्ड डाल देते हैं, जो कि हमारा सरिया होता है, स्टील बार्स होते हैं, तो यही चीज पीसीसी ना कहला के रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट यानी कि आरसीसी बन जाती है। तो ऐसे जन्म हुआ आरसीसी का, जिसे हम लोग वाइडली यूज करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो बता दीजिएगा। और आरसीसी का जो हम लोग मिनिमम ग्रेड कौन सा यूज करते हैं, M20 से लेके सो ऑन चलता जाता है, M80,
M120 अपने हिसाब से कंक्रीट के ग्रेड्स आगे आगे बढ़ते जाते हैं। उसके लिए मैंने वीडियो 1 में आपको समझा रखा है प्रॉपर क्या होता है, आप लोग वो वहां पे देख लीजिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं कि सर ये सारी बात तो समझ में आ गई, तो आप ये बताइए कि हम जो क्योरिंग करते हैं, जो हम क्योरिंग करते हैं, यानी कि जब भी आपने नई नई बिल्डिंग बनती हुई देखा होगा कि नई बिल्डिंग को, नया जो दीवार बनी होती है ईंट की, उसमें पानी बहुत डाला जाता है, पानी से उसे खूब नहलाया जाता है, उसे कहते हैं क्योरिंग करना, यानी कि वाटर से उसको, उसमें वाटर डालना। अब वो करते क्यों हैं? क्योंकि देखो, जब भी हम किसी भी वाटर, किसी भी वॉल की क्योरिंग करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उस वॉल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, वो बढ़ती कैसे है, क्यों? क्योंकि जो बेसिकली सीमेंट में बॉन्ड होता है, बॉन्ड कौन सा होता है? बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड। ये वो कोवलेंट बॉन्ड है जो आप अपनी केमिस्ट्री में पढ़ते हो, वो वाला बॉन्ड हमारी सीमेंट में होता है। उसी की, इसी एक बॉन्ड की वजह से सीमेंट में अपनी स्ट्रेंथ आती है, इसी एक चीज की वजह से सीमेंट को अपनी स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब मेन सवाल आता है, सर आखिर कितने डेज तक क्योरिंग करनी चाहिए? तो ऐसा नहीं है कि आपकी अगर बिल्डिंग आज से 10 साल पहले बनी है और आप उसमें आज पानी डाल रहे हैं तो इसका ये नहीं कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जानी है, नहीं। इसका एक टाइम पीरियड होता है जो होता है 7 से लेके 14 दिन। किसी भी वॉल की 7 से लेके 14 दिन तक ही क्योरिंग होती है, क्योंकि 14 दिनों के बाद जो हमारा, 7 दिनों के बाद और 14 दिन से पहले जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये सबसे ज्यादा एक्टिव होता है इस टाइम के बीच में। अगर आपने 14 दिन के बाद डाला तो जो उसका बॉन्ड है वो मर चुका होता है, वो खत्म हो चुका होता है, और जो हमारी वॉल ने अभी तक जितनी स्ट्रेंथ गेन कर ली है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि दीवार बनने के 7 से लेकर 14 दिनों के बीच में उसकी अच्छे से तराई होनी चाहिए। तो ये होता है बेसिकली हमारा ये कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, जब भी आप लोगों का मकान बनता होगा, जब भी आप क्योरिंग करते होगे, कभी भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जहां, जब भी आप कभी क्योरिंग करते हो तो उस एरिया में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, टेम्परेचर उस जगह का एकदम से ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप क्योरिंग करते हो तो जो जो रिएक्शन होता है, बेसिकली वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि उस रिएक्शन में हीट जनरेट होती है। और इसी वजह से जब आप क्योरिंग करते हैं तो उस पर्टिकुलर दीवार की, उस जगह की टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए बेसिकली अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ग्रीन सीमेंट का यूज करते हैं। ग्रीन सीमेंट का मतलब यह है कि जो सीमेंट है वो हरे कलर की नहीं होती है, उसका सिंपल से इतना मतलब है कि उसमें से जो अब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जब हीट निकलती है वो अब कम निकलेगी। तो ऐसे कहीं ना कहीं हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। यही होता है ग्रीन सीमेंट। एग्जाम में कई बार बच्चों से पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में, ग्रीन सीमेंट क्या होती है? बच्चे बोल के चले आते, सर वो हरे कलर की सीमेंट होती है। तो नहीं बेटा, हरे कलर की दुनिया में कोई सीमेंट नहीं है। वो ग्रीन सीमेंट का इतना सा मतलब है कि बस वो हीट रिलीज नहीं कर रही है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और जो हमारी आरसीसी होती है वो टेंशन और कंप्रेशन दोनों में स्ट्रांग होती है। इसीलिए हम लोग बीम ये सब उसकी डालते, क्योंकि बीम में क्या लगती है सबको पता है, बीम में लगती है टेंशन, बीम में मैक्सिमम टेंशन लगती है। और हमारे कॉलम में किस किस टाइप का लोड लगता है? कॉलम में लगता है कंप्रेशन। ठीक है, अगर टेंशन किसी का प्रैक्टिकल एग्जांपल जानना है, रबर बैंड लो, पकड़ के खींच दो, उसमें जो फोर्स लगेगा उसे हम कहेंगे टेंशन। और अगर कंप्रेशन किसी को जानना है तो एक लकड़ी का टुकड़ा लो, उसको ऊपर से दबाओ, धक्का दो, कोशिश करो, वो नीचे नहीं दबेगा, उसे हम कहेंगे कंप्रेशन। ये बात यहां तक अगर आपको समझ में आ गई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद जो हमारा यहां पे नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है बेसिकली डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, कि जो हमारी फाउंडेशन की गहराई कितनी होनी चाहिए। जितने भी हमारे ऐसे तो देखो बिल्डिंग के हिसाब से उसकी फाउंडेशन की डेप्थ चेंज होती रहती है, बट अगर हम
आम घरों की बात कर लेते हैं, जो हमारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं उसकी भी खैर नींव आप अपने हिसाब से कम ज्यादा करवा सकते हो, बट एक जो स्टैंडर्ड चल रहा है वो 5 फुट चल रहा है। 5 फुट का मतलब ये नहीं है कि वो 5 फुट पूरा का पूरा जमीन के अंदर रहेगा। मान लो ये आपका ग्राउंड लेवल है, यहां से आपको फाउंडेशन डालनी है, तो इसका बस 3 फुट एरिया जमीन के अंदर का जो गड्ढा है वो खोदा जाएगा, बाकी का 2 फुट का जो एरिया है वो जमीन के ऊपर रहेगा। जमीन के ऊपर रहेगा 2 फुट का एरिया। फिर होता यह है कि जब मकान बन जाता है तो बेसिकली ऐसे एक पूरा बना के यहाँ पे उसकी भराई कर देते हैं, यहाँ पे मिट्टी या जो मलबा होता है वो भर देते हैं, तो ये भी एक तरह का हमें कंप्लीट 5 फुट की हाइट दे देता है। यही एक रीजन होता है कि हमेशा जो आपके घर मकान होते हैं वो हमेशा आपके सामने जो रोड जा रही होती है उससे कुछ फुट ऊपर उठे होते हैं, उनका एलिवेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है। यानी कि मान लो कि ये अगर आपका यहाँ पे मकान है, ये अगर यहाँ पे आपकी रोड जा रही है, तो जो आपका मकान का चबूतरा होगा वो थोड़ा आपका यहाँ पे ऐसे बना होगा, और यहाँ पे हम लोग अपने मकान पे आने के लिए या तो सीढ़ियाँ दे देते हैं या तो एक रैंप दे देते हैं, आप जिसे चढ़ के मकान में जाते हो। ये हाइट इसलिए दी जाती है कि मान लो कल को अगर आपके सड़क में आपके एरिया में बारिश हो गई, तो जो पानी रोड में भरा हुआ है वो पानी आपके घर में वापस से भर के ना चला आए, और इवन अगर घर में मान लो पानी भर भी जाता है तो वो पानी घर से बाहर चला जाए, आपके घर में पानी ना जमा हो। इसीलिए हमेशा जो मकान होते हैं वो रोड के लेवल से थोड़ा सा ऊंचे बनाए जाते हैं। कितना ऊंचे बनाया जाता है, तो अप्रॉक्स 1-2 फुट का हम लोग, 2 से लेके 1.5 फुट का हम लोग मार्जिन लेके चलते हैं। बट अगेन ये लैंड, ये किस टाइप की लैंड है, वहां का मीन सी लेवल क्या है, वहां पे पानी कितना भरता है, उस चीज पे भी डिपेंड करता है, और ये चीज कम ज्यादा होती रहती है। इतनी बात आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डीपीसी, डैम प्रूफिंग कोर्स। डैम प्रूफिंग कोर्स ये आखिर होता क्यों है, इसे करते क्या है, और उसका मतलब क्या होता है। तो जैसा मैंने आप सबको अभी बताया कि हमारा जो फाउंडेशन होती है वो जमीन के अंदर होती है, ये हमारी फाउंडेशन है, ये हमारी यहाँ पे इतना हिस्से में फाउंडेशन है। अब इस फाउंडेशन के बगल में क्या है, इस फाउंडेशन के बगल में है सॉइल मास, अर्थ मास है यहाँ पे पूरा, ठीक है। ये आप कह सकते हो, इसने इसको जकड़ के रखा है। मिट्टी की प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे पानी ट्रांसफर हो जाता है, वाटर होता है। अब कल को अगर मान लो आपकी फाउंडेशन से होता हुआ ये पानी अगर आपकी फाउंडेशन में आ गया, और अगर इस फाउंडेशन ने सीपेज से होता हुआ अगर ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो जो सीलन है वो आपके घर में आ जाएगी, और आपका घर खतरा हो सकता है, क्योंकि सीलन सबसे बड़ी दुश्मन होती है किसी भी घर की। ये अगर आपका मकान है और ये अगर आपका उसकी फाउंडेशन है, तो अगर यहां से सीलन आ गई तो ये आपके घर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली जहां पे हमारा फाउंडेशन खत्म होता है, वहां पे हम बेसिकली एक लेयर चढ़ा देते हैं कंक्रीट की, जिसे हम कहते हैं डैम प्रूविंग कोर्स। ठीक है, एक बेसिकली लेयर चढ़ा देते हैं। अब ये जो डीपीसी होता है, ये होता क्या है, बेसिकली ये भी एक मसाला ही होता है। इसका जो रेशियो हम लोग यूजुअली यूज करते हैं, यहाँ पे M15 यूज होती है। M15 का जो रेशियो होता है 1:2:4, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा इसमें हम एक एड मिक्सचर भी यूज करते हैं। अब ये एड मिक्सचर कोई भी केमिकल हो सकता है जो कि वाटर अब्सॉर्बेंट होता है, जो कि सीलर होता है एक तरह का। बहुत सारी कंपनियों का आता है, पेडिलाइट का है, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी है, डॉक्टर फिक्सिट है, यस, बहुत सारी और भी कंपनियां हैं जो कि अपने अलग अलग केमिकल बनाती हैं, और वो हमने यहाँ पे डाल के, जहां पे हमारी बेसिकली प्लिंथ होती है ना। अब अच्छा, जहां पे जिस लेवल पे मान लो ये आपकी अगर फाउंडेशन है, ये आपकी फाउंडेशन है, यहां पे ऊपर आके आपका मकान बनना स्टार्ट हुआ है, तो इतना चीज जरूर याद रखना कि जो एरिया जमीन के नीचे रहेगा, इसे हम कहेंगे सब स्ट्रक्चर।
और जो एरिया जमीन के ऊपर रहेगा इसे हम कहेंगे सुपर स्ट्रक्चर। इतनी चीजें याद रख लेना। और जो लेयर सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर को डिवाइड करती है वो कहीं यहां पे एक आपकी लेयर होती है और उसे हम कहते हैं प्लिंथ। और इसी प्लिंथ में हम लोग डीपीसी, इसी प्लिंथ के जस्ट नीचे डैम प्रूविंग कोर्स होता है, यानी कि हम यहां पे एक आरसीसी की लेयर चढ़ाते हैं। ठीक है, वो जो लेयर होती है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? तो उसकी हाइट बेसिकली 150 mm, 150 mm तक उसकी हाइट हो सकती है। सॉरी, जो उसकी थिकनेस होती है, जो हमारी लेयर की जो थिकनेस होती है ना, दैट थिकनेस शुड बी 40 to 50 mm। जो डीपीसी की थिकनेस होती है जो हमने यहां लगा देते हैं, और इसके ऊपर से हमारा सब सुपर स्ट्रक्चर चालू हो गया, नीचे सब स्ट्रक्चर चालू हो गया। अब अगर किसी को प्लिंथ का नेचुरल एग्जाम्पल देखना है तो आप लोग मॉल गए होगे, आप लोग शॉपिंग मॉल्स जाते होगे, जो बढ़िया बढ़िया मॉल होते हैं, खैर आप सब गए होंगे। वो मॉल का जो बाहर का जो एरिया होता है, वो मॉल का जो बाहर का जो एरिया होता है जहां पे बेसिकली ये आपकी जमीन है, तो आपने देखा होगा यहां पे एक ऐसा चबूतरा टाइप का बना रहता है जहां पे लोग अक्सर बैठ के सेल्फी खिंचाते हैं, आराम करते हैं, सामान रखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारा हिस्सा है इसको हम लोग प्लिंथ कहेंगे। देखते हम लोग 100 बार हैं बट कोई ध्यान नहीं देता। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली इज कॉल्ड अ प्लिंथ। इस प्लिंथ के नीचे जो भी है वो हमारे फुटिंग कहलाएगी, और इस प्लिंथ के नीचे के ऊपर जो भी है उसे हम हमारा सुपर स्ट्रक्चर कहेंगे। अब अगर इस प्लिंथ के नीचे बेसमेंट है, अगर इस प्लिंथ, अक्सर मॉलों में आपने देखा होगा कि बेसमेंट होते हैं, नीचे भी तो एक आध फ्लोर बना दिए जाते हैं। फ्लोर्स कभी भी फुटिंग का पार्ट नहीं होते हैं। अक्सर ये सवाल इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि मान लो अगर हमें बेसमेंट बनाना है किसी भी बिल्डिंग में, तो क्या तब भी उस बिल्डिंग में फाउंडेशन क्या देनी पड़ेगी, या जो उसका बेसमेंट होगा दैट विल एक्ट लाइक अ फाउंडेशन? तो नहीं, आपको फाउंडेशन तब भी देनी पड़ेगी। अगर आप चाहे बेसमेंट बनाओ अपने मकान में या ना बनाओ, या अपने मॉल में बनाओ या ना बनाओ, तब भी आपको उसकी फाउंडेशन जरूर देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि इंटरव्यू में पूछ ली जाती है। बच्चे को पता होती है तो वो नहीं बता पाता है, और अगर नहीं पता होती है तो आपको आज ये बातें पता चल गई हैं। सो फॉर नाउ दिस इज द एंड ऑफ माई सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बता दीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज्यादा इसमें और डिटेल्स लाऊं, आगे पीएससी लाऊं, प्री स्ट्रेस लाऊं, पोस्ट स्ट्रेस लाऊं, और इसके अलावा और जो नए नए मेथड्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही हैं, तो आपको जो जो टॉपिक चाहिए वो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं उन पे वीडियो लाने की प्रॉपर कोशिश करूंगा। तो फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।